मिलेगा, 11th का मिलेगा? हाँ 11th का भी मिलेगा आप लोगों को। मैम मेरे को एक भी नहीं मिला वैसे। तो आप मैम मुझे भी एक ही मिला अभी तो 12th का। जिसको नहीं मिला है, मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये ध्यान रखो कि टेस्ट में परफॉर्म अच्छा करो। अगर आप लोगों ने अभी वाला जो 15 अक्टूबर हुआ था उसमें अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको इस वाले टेस्ट में मैं खुद दिला दूंगी स्टडी मटेरियल। मैम 5 नवंबर को 11th का मॉड्यूल मिलेगा। 5 नवंबर को अगर आपको 12th के सारे मिल चुके हैं आपको 11th का मिल जाएगा। आपको जो चाहिएगा आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। कंडीशन क्रैश जी कोर्स मैम। कि भाई जितने मेरे बच्चे हैं ना उसमें से अच्छे अच्छे बच्चे सारे क्रैश कोर्स में आ जाना। मैम हाँ मैं ही पढ़ाऊंगी। 90 डेज का क्रैश कोर्स होगा और उसमें पता है बेनिफिट क्या होगा ना, उसमें डेली आप लोगों की 3-3 क्लासेस भी लगेंगी शायद से। अच्छा है मैम। मैम कब से स्टार्ट होगा वो? मैम उसमें 11th का पढ़ाओगे या फिर 12th का? 11th का और 12th का रिवीजन होगा। मैम कब से स्टार्ट होगा ये? क्योंकि अभी आप लोगों का एक सेकंड अभी बताती हूँ। आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है कि चलो बायो में तो हम कर लेंगे, हमारे पास टाइम है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लोगे 11th? अभी तो 12th ही नहीं हुआ वहां पे। वो नहीं हो पाएगा भाई। नहीं हो पाएगा ना, तो इससे बेटर है कि सबके सब आ जाओ क्रैश कोर्स में क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट ही 11th से होगा। 11th से ही स्टार्ट होगा वो। एंड वहां पे पता है आप लोगों ने वो CMTS का एग्जाम सुना है? यस यस मैम। मैम। है ना, जिन बच्चों ने CMTS वाला एग्जाम क्वालिफाई किया ना आप लोग उनके साथ बैठ के पढ़ोगे, उनके साथ आप टेस्ट दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मैम ये होता क्या CMTS? बेटा ये शायद चीफ मिनिस्टर एक टेस्ट कंडक्ट कराता है पूरे स्टेट लेवल पे और अराउंड 50,000 कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं इसका और उसमें से सिर्फ 150 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। मैम हम भी दे सकते हैं एग्जाम क्या? हो चुका है, आप नहीं दे सकते, 10th के बाद होता है ये। मैम वो 10th के बाद मैम 9th में और 11th में होता है। तो आप लोग जो है ना वो CMTS वाले बच्चों के साथ compete करोगे। फिर आपको पता है ना जितना अच्छा कंपटीशन होता है उतना ही अच्छा हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। यस मैम। मैम वो बच्चे तो कोचिंग में पढ़ते तो हमारे से थोड़ा टेस्ट देंगे, उनको तो अपनी कोचिंग में टेस्ट भाई आप ही लोगों के साथ पढ़ेंगे वो लोग भी, आप ही लोगों के साथ टेस्ट देंगे वो लोग। मैम मेरे दोस्त का हो रखा है मैम, वो तो अपना कोचिंग में पढ़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कोचिंग में नहीं जा पाते। उसको साउथ दिल्ली में रहता है, नॉर्थ में दे दिया उसको कोचिंग के लिए कहीं पे कुछ भी, तो नहीं जाते। तो जितने बच्चे जो ऑफलाइन में नहीं जा मैम पा वो रहे तो कोचिंग उन्हीं से पूछ के दिया है ना। हाँ जिनके उन्हीं से पास पूछ। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नहीं जा रहे हैं जिनको अवंती में इनरोल कराया गया है। एंड अगर वो वहां पे भी जा रहे हैं ना वो इवनिंग वाली हमारी क्लासेस में आएंगे कुछ कुछ बच्चे मैम जिनके लिए इवनिंग की उनकी क्लास ही होती है वहाँ पे। पता नहीं है तो बेटा मुझे, बट मेरा आज और 7 रिकॉर्डिंग बजे भी मिल उन्हीं जाता है के मैम उसका। 7 बजे मेरा उन्हीं बच्चों के साथ सेशन था। तो इसलिए आई वांट कि आप लोग इस वाले टेस्ट के लिए अच्छे से परफॉर्म कर लो। अनलेस एक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत आसानी से फिनिश हो जाएगा, इकोसिस्टम में फिनिश होगा, ऑफलाइन टेस्ट से पहले करा दोगे। लेकिन आप लोगों का ब्रेक हो जाएगा क्योंकि बायो देखो मैं आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ। आप लोग 11th एंड 12th खुद से रिवाइज कर लेना, मतलब 11th वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी 11th एंड 12th नहीं। ठीक है, समझ में आया मैं रिवीजन क्यों करा रही हूँ? तो ये सोच के क्लास छोड़ के मत भाग जाना मैम तो नया चैप्टर करा ही नहीं। बेटा नया नया पढ़ते चले जाओगे, एक दिन नया सारा भूल जाना है। क्या करोगे फिर नया पढ़ के अगर पुराना ही नहीं रिवाइज करेंगे तो? 2 चैप्टर रहते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। एंड जिसको स्कूल एग्जाम है कुछ भी रिकॉर्डेड सेशंस में दे दूंगी, रिकॉर्डिंग से कर लेना फिनिश। बट हम लोग पढ़ेंगे वो भी चैप्टर। एग्री? अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना रिविजन से? नो मैम। नो मैम। चलो फिर तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट से। अब सबके सब जल्दी से एक एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करो मेरी, लेबलिंग्स बताना। एंड ज्यादा रश मत करना, क्लास में चिल्लाना मत, कोई भी पढ़ने देना, रिवीजन करने देना। सब अपने अपने नोट्स ओपन करके बैठ जाओ और साथ साथ रिवाइज करो इस चैप्टर को। ये है हमारे पास पेटल्स। Petals are also known as corolla. These are sepals. Sepals are also known as calyx. This is your thalamus. This is your gynoecium.
Gynoecium. Androecium. एंड्रोशियम, Gynoecium is also known as carpel. कार्पेल और Pistil. Pistil. Androecium is also known as स्टेमन, Stamen. stamen. इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ऊपर वाला Anther filament. फिलामेंट, and this is फिलामेंट, filament. ये ऊपर वाला stigma. स्टिग्मा, Style ovary. स्टाइल, Ovary. ओवरी, Ovary. Ovary के अंदर होते हैं Ovules. व्यूल्स होते हैं. stamen के अंदर बनेगा क्या? Pollen grain. pollen grains का फॉर्मेशन होगा. ओव्यूल से बनेगा Embryo sac. एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन होगा. पोलन ग्रेन बनने के प्रोसेस को Microsporogenesis. बच्चों प्लीज यूज चैट सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शांत से बैठ के सुनते रहते हैं. उनको फिर आप लोग बोलते हैं ना तो मेरी आवाज नहीं जाती है ना. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और हमारा एम्ब्रियो सेक बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस में होता क्या है? मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बन जाता है. यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन्स के केस में माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये हमारे पास एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है. फ्लावर जो होता है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. मॉडिफाइड शूट हम इसको बोलते हैं. इसी फ्लावर के अंदर हम लोगों को ये पढ़ना है कि एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो हमें एक चीज पता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होती हैं. फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना हम लोग? नो मैम. मैम थोड़ा फास्ट रखो, हम जल्दी गए. ना मैम ठीक है, समझ में आ रहा है. ऐसे ही करवाइए आप. क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर बस सबसे इजी सा भी चैप्टर है एंड लिखवा के कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी खुद ही मेंटेन हो जाती है एज कम्पेयर टू मैं वर्बली बोलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे तो सारी चीजें रटी हुई हैं. आप लोगों को थोड़ा अच्छा इससे भी फास्ट करूं? मैम अब एक रिसेंटली पे नोट्स बनाए थे खुद से. अच्छा खुद से थोड़ा फास्ट कर दीजिए. Yes, मैम. यस अच्छा मैम. और फास्ट करना है. Yes, मैम. किस स्पीड से? देखो चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट होती हैं. द फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड द सेकंड वन वी हैव नहीं पहले Fertilization. फर्टिलाइजेशन. मैम वो मैं गैमेटोजेनेसिस को क्या है? हाँ वेरी गुड. पोस्ट फर्टिलाइजेशन. गैमेटोजेनेसिस को ही हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंसीडर करते हैं. फर्टिलाइजेशन को फ्लावर्स के केस में हम बोलते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन 2 टाइप से हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में आ जाता है एंड गैमी. क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाता है गैमी. ओटोगैमी के अंदर होता है विद इन सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर है ये, इसी फ्लावर का मेल इसी फ्लावर का फीमेल, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया. जिम्नोगैमी में वी हैव 2 फ्लावर, इसका मेल है इसका फीमेल है, सेम प्लांट बट 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में जिटनोगैमी. ये मेरे पास क्रॉस नहीं होगा मैम, फिर जिटनोगैमी क्रॉस होना चाहिए ना. क्रॉस भी हो जाता है. हाँ ये क्रॉस में भी आ जाता है. लेकिन जेनेटिकली नहीं होगा. जेनेटिकली मैम ऑटोगैमी होगा. हाँ जेनेटिकली ऑटोगैमी हुआ था सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते इसके अंदर. जीनोगैमी में मेल है फीमेल है, 2 अलग अलग प्लांट्स में होगा. तो इसका एग्जांपल बहुत पूछा जाता है नीट में, पपाया. ये आपको बस इसका एग्जांपल पपाया ही होगा. और भी एग्जांपल्स होता है इसके, वो भी पढ़ेंगे हम सारे.
चलो, तो हमारा ये वाली चीजें स्टार्टिंग वाली तो हमको कुछ इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को देख लेना है, बिकॉज लेबलिंग में क्वेश्चन आ ही जाता है, हम लोग कर ही लेंगे। ये हमारा एंथर, ये हमारा पेटल, दिस इज फिलामेंट, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड किसके ऊपर लोकेटेड है, थैलेमस के ऊपर, एंड ये आपका सेपल्स वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने दी हुई है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस की, एग्जैक्टली गैमीट का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अब देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे दिखती हैं, फिर उसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे गैमीट बनता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है हमारे पास स्टेमन, स्टेमन के अंदर दिस इज एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट। ये डायग्राम जो है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बच्चे ध्यान नहीं देते इस वाले टर्म पे। लाइन ऑफ डेविएशंस, ये आपका पोलन ग्रेन एंड ये आपके पोलन सेक। पोलन सेक, जहां पे भी टर्म सेक आ जाए ना, सेक इज लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई चीज बन रही है या फिर स्टोर हो रही है। पोलन सेक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। एंड हमें पता है ये हमारे पास ऐसे बाई लोब स्ट्रक्चर होती है, तो इसको लोब में कन्वर्ट करने का काम किसका है, इस लाइन ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ये लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव होता है। यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रांसवर्स लॉन्ग कुछ भी टर्म दे देते हैं, वो आपका लेंथ वाइज होता है जो कि आपके थीकास को सेपरेट करता है। मैम जब माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तब ये लाइक फिर मैम ये रप्चर हो जाता है ना। दोबारा बोलो मैम, जब माइक्रोस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तब ये रप्चर हो जाता है ना। जब माइक्रोस्पोर मेच्योर हो जाते हैं तब आपकी जो पोलन, ये पूरी स्ट्रक्चर है ना माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी लेयर्स रप्चर होती हैं ताकि पोलन ग्रेन्स वहां से डेविएशंस हो पाए। डेविएशंस का मतलब निकलना, ओके, डेविएशंस ऑफ पोलन ग्रेन कराता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, एनसीईआरटी की एक लाइन ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास लेयर डाइसेंस कराती है, एंडोथीशियम लेयर्स कराती है। स्टेमन, स्टेमन क्या है, एक लॉन्ग और स्लेंडर stalk called the filament. Two parts of typical stamen. The पहला filament long और slender stalk like structure है, उसके ऊपर एक bilobe structure है which is known as anther, और ये एंथर जो होता है डाइथिकस होता है। डाइथिकस क्वेश्चन आया था नीट में, मोनोथिकस किसके अंदर पाया जाता है मैम ब्रिंजल ना वैसी फैमिली में। मैम ओकरा M4 मोनोथिकस, M4 मालवेसी, मालवेसी फैमिली। याद रखना, तो नहीं पता है लिख लो, मोनोथिकस मालवेसी फैमिली। ठीक है, चलो फिर आता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा और जूम कर देती हूँ, कि जो हमारा ये फिलामेंट है ना, इस फिलामेंट का दो एंड है, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, नीचे वो थैलेमस से कनेक्टेड है और ऊपर आपके स्टेमन से कनेक्टेड है। देखो लाइन पढ़ना, थैलेमस से भी कनेक्ट हो सकता है और पैटल से भी कनेक्ट हो सकता है, पैटल से भी हो सकता है। इस फिलामेंट की जो लेंथ है और नंबर, एक से ज्यादा फिलामेंट भी हो सकता है, वो फ्लावर की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर, अलग अलग लेंथ हो सकती है। यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के आते हैं। The number and the length of stamen are variable in number of different in flowers of different species. ठीक है, ये चीज आ गया। फिर जो आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एंथर होता है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, दो लोब होते हैं, दोनों लोब्स के अंदर दो दो थीकाज होते हैं, तो ये डाइथिकस कंडीशन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। थीका बनते कैसे हैं, दोनों लोब से को हमने बीच में से कट कर दिया, विच इज नोन एज लाइन ऑफ डेविएशंस। कैसे कट किया, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू कट किया, जिससे हमारे दोनों थीकाज लोब्स के अंदर अलग अलग थीकाज का फॉर्मेशन हो गया। जो बाइलोब नेचर है एंथर का इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। मतलब ये बाइलोब नेचर जो है ना, अगर आप एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तब आपको बहुत इजीली विजुअलाइज होगा।
is very distinct in the transverse section of the anther. एंथर जो है उसके अंदर 4 साइट्स बन जा रही हैं, यस मैम। तो इसलिए हम इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वाले के लिए टर्म हम यूज करते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। इन्हीं स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजियास के अंदर आपका क्या बनेंगे, pollen sacs का फॉर्मेशन हो जाएगा। They extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains. Pollen sacs है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप होके क्या बनाएगा, आगे pollen sac बनाएगा, और उस pollen sac के अंदर क्या बनेगा, pollen grain बनेगा। पहले माइक्रोस्पोरेंजिया है, उससे pollen sac बना, उस pollen sac के अंदर pollen grain का फॉर्मेशन हुआ। जब तक वो माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्म में है तब तक हम उसके अंदर जो बनने वाली स्ट्रक्चर उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। वो फर्दर डेवलप होगा, पोलन सेक में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर बन रहे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमको माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर बोलता है। माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी लेयर्ड होता है, 4 लेयर्ड होता है, 4 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट आपसे पैटर्न पूछ लिया जाता है। यस, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, टेपिडम। साइलेंस बना के रखे क्लास में, सारे बच्चों को समझ आना चाहिए। जो स्टार्टिंग वाली 3 लेयर है, अगेन इन चार्टी की लाइन अच्छे से देखो, जो 3 लेयर है वो फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन करती है और एंथर को डाइशंस में हेल्प करते हैं ताकि वहां से पोलन ग्रेन रिलीज हो पाए इजीली, ठीक है। सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है विच इज टैपिटम, इस टैपिटम का काम होता है पोलन ग्रेन को नरिश करने का काम होता है। टैपिटम के अंदर नरिशमेंट क्यों, क्योंकि इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जा सकते हैं। यस एल्मस बताओ। मैम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना, जगह टूट रखे हैं क्वेश्चन, वो सॉल्व करवा देगा। कौन सा? कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? यस मैम। इन्होंने बोला कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। कैसे सोच सकते हो कि टैपिटम की जो सेल्स है वो बाइन्यूक्लिएट कैसे बनी होंगी? कैरियोकाइनेसिस करके साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होगा उससे। काइनेसिस नहीं आएगी। हाँ, उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई होगी। साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर में डेंस साइटोप्लाज्म दिख रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोर करना है, तो इट वांट्स कि उसकी लार्ज से लार्ज सेल्स हो, तो साइटोकाइनेसिस नहीं किया, कैरियोकाइनेसिस करते चले गए। मैम जो टैपिटम है वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं ना, ऑक्सिन। टैपिटम ऑक्सिन सीक्रेट करते हैं, इसके अलावा वो कैलेज एंजाइम भी तो सीक्रेट करती है। कैलोज एंजाइम को भी, कैलेज एंजाइम जो कि आगे जाके कैलोज लेयर को डिग्रेड कराने में हेल्प करता है। यस मैम। तब तक एंथर हमारा एक्साइन भी प्रोड्यूस, एक्साइन का भी सिक्रीशन करती है। एक्साइन किससे बनी होती है? स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू से। मैम स्पोरोपोलेन, पोलन किट भी मतलब वो एंजाइम से बताते हैं कि कैरियोकाइनेसिस ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस। देखो बेटा क्या होता है ना, किसी भी सिंपल डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होता है ना। मतलब कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, ये मेरी सेल है, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया, 2 न्यूक्लियस बन गए। अभी हमको क्या चाहिए कि इसकी सेल्स भी डिवाइड कर जाए, तभी तो मेरे पास 2 सेल बनेगी ना। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस से क्या हो जाते हैं, 2 अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। लेकिन कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो ये जो सेल बनी, सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए ना, बाइन्यूक्लिएट बन गई है। यस मैम। इसलिए जो हमारी टैपिटल सेल्स है ना, वो हमेशा क्या होती है, बाइन्यूक्लिएट होते हैं, क्योंकि वहां पे कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं। यही सेम केस ना आप उसमें भी पढ़ोगे, जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे ना, उसके प्रोसेस में आप देखोगे कि कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है, तभी तो एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं एक साथ। यस मैम, उसमें भी साइटोकाइनेसिस नहीं होता। इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी बोल देते हैं।
Yes, ma'am. दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे Okay, ma'am. कोकोनट का जो पानी वाला पार्ट होता है ना, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है। Yes, ma'am. मैम फिर वो एंडोस्पर्म बन जाता है ना? हाँ, एंडोस्पर्म दो टाइप के, अगर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लेकिन अगर वो नॉर्मल सेल डिवीजन से बन रहा है उसको बोलेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म। हम सिंक्टीटम भी तो होता है। सिंसाइटियम भी इस कंडीशन को बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो स्टेज आ जाती है ना, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, मल्टी न्यूक्लियस हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस, तो दैट कंडीशन इज नोन एज सिंसाइटियम। प्रोसेस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जो सेल बन के आती है उसको सिंसाइटियम। ठीक है, Yes, ma'am. और किसी का डाउट यहाँ तक कुछ? No, ma'am. ठीक है, इतना हमको समझ में आया। जब एंथर जो है हमारा यंग है बिल्कुल, ठीक है, उसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज नॉन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। कैसा टिश्यू होता है याद रखना है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस, मतलब बहुत सारी सेल्स है। होमोजीनस, होमोजीनस सेम साइज की सेल्स है ऑलमोस्ट। इन सारी सेल्स के बीच में, क्योंकि टिश्यू है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इनके बीच में कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। अब जैसे जैसे मेच्योर होगी ना, यही प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास ये अलग अलग सेल्स बन जाएंगी। क्या बोलेंगे? पीएमसी बोलेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ Primary Pollen mother cell. Pollen brothers. इसी पीएमसी के अंदर क्या होगा, यही पीएमसी अब meiosis करेंगे। मियोटिक डिवीजन होगा। मियोसिस दिखाएगा। तो मियोसिस में पता है ना, 1 से 4 सेल। एक से चार क्या होता है? Yes, ma'am. एक सेकंड, किसी ने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, क्या पूछा? मैम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है? बेटा दो कनेक्शंस होता है, देखो, एक होता है मिडल लैमेला, एक होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब होता है एक ही सेल है और एक ही सेल है। आई वांट कि इन दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहे, तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करा देते हैं, दोनों सेल्स को, ताकि इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म के कनेक्ट में रहे। दिस कनेक्शन इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जो सारी सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। प्लाज्मोडेस्मेटा टर्म सुना होगा ना आपने, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला दो सेल्स को चिपका के रखता है आपस में। इल्मस, और बताओ। तो मैम हो गया डाउट पूरा। ठीक है, और बाकी जितने बच्चे जितने शांत शांत बैठे हैं ना, वो लोग भी थोड़ा प्लीज बोलने का ट्राई करो। जैसे अनामिका है, अलीशा है, हाँ, सेल वाले चैप्टर में अंशिका, राइट, थोड़ा बोलो बच्चों आप लोग भी। मैम मिडिल लैमिना तो क्लोरोप्लास्ट में होता है ना कनेक्शन? नहीं बेटा, मिडिल लैमेला भी सेल्स के बीच में ही होता है, दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग लेयर कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। मैम एग्जांपल एक बताना आप उसका। सारी सेल्स के बीच में होता है मिडिल लैमेला, स्पेशली Okay. प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में, सेल में ज्यादा देखने को मिलता है। प्लांट सेल में देखने के लिए मिलता है। मैम सुन रहे हैं फुल अटेंशन के साथ? ओके, शायद हिमांशी समझ आ रहा है बेटा? काशी, करिका, कोमल, मीनू, निधि, पायल, पूजा, क्वीन, साफिया, सलोनी सिंह। सलोनी आप अगर मुझे आज ही बात कर रही थी सना मैम। सलोनी, आप सना मैम को जानते हो? सलोनी, यस मैम। सना मैम को जानते हो आप? सना मैम से बात हुई होगी आपकी ऑफलाइन। अच्छा हाँ, कोल भी। आपका ऑफलाइन टेस्ट का स्कोर कितना था? 580 कुछ। देखो, ये स्टूडेंट है, बिल्कुल शांत बैठी है, ऑफलाइन टेस्ट में स्कोर देखो कितना था। मैम 580 हाईएस्ट तो 529 थे। हाँ, Yes, वही ma'am. वही 529 था, लेकिन सलोनी इज द स्टूडेंट जिसका स्टूडेंट आईडी नहीं था। आज ही मुझे सना मैम ने बताया कि इसका स्कोर, इसको लग रहा है इतना है, बट इसका स्कोर 600 प्लस है। शांत बैठी है, कभी क्लास में आवाज सुनाई देती है उसकी?
मैम सिंगल वर्ड भी सुनाई नहीं देता, आप आवाज की बात कर रहे हो। तो फिर सीखो थोड़ा। मैम Well done, हम सलोनी। भी बोले क्लास वेब से। वेल डन सलोनी। सीखो थोड़ा उससे। एंड इवन वो आपके साथ शेयर भी करेगी कैसे उसने अपना अच्छे से टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया। एंड अपने में बहुत हाई कंपटीशन है आप लोगों के बीच में, बिकॉज वो CMTS वाले बच्चे भी आएंगे। मैम ये CMPS वाले कौन से बच्चे हैं? बताऊंगी क्लास के बाद, ठीक है? तो पढ़ो ध्यान से, शांति से, बिल्कुल। जब डाउट होता है तब बोला करो। आपसे सलोनी बोला करेगी क्लास में थोड़ा, ठीक है सलोनी? चलो। स्पोरोजेनस टिश्यूज ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। जैसे मेरे पास ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इनके यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू है ये रहा, और सारे स्पोरोजेनस टिश्यू के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जैसे जैसे मेच्योर होगा, एज द एंथर डेवलप, जो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स हैं वो मियोसिस दिखाएंगे। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, और हमेशा मियोसिस अकेला नहीं होता, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, तो एक से 4 सेल्स बन जाती हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड की फॉर्म में क्यों बना? बिकॉज इसके ऊपर एक हार्ड लेयर है विच इज नोन एज कैलेज से बनी हुई लेयर। अब हमें क्या करना है? इस कैलेज लेयर को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए वी नीड कैलोज है, कैलेज एंजाइम है। कैलेज एंजाइम आएगा, इस लेयर को ब्रेक करेगा और हमको 4 माइक्रोस्पोर बना के दे देगा। फिर यही चारों के चारों माइक्रोस्पोर आगे जाके 4 पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। ऑल क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड। प्रोसेसिंग चल रहा है, तब तक रिलैक्स करो। अब ये वाला जो डायग्राम है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ इस डायग्राम से, ठीक है? तो डायग्राम दे देंगे, लेबलिंग आपसे करा लेंगे। तो एक बार लेबलिंग चेक कर लेते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, सेकंड पे एंडोथीशियम, फिर एंडोथीशियम के अंदर आपकी मिडिल लेयर जो कि 2 से 3 लेयर्स होती है, मल्टी लेयर होती है, बाकी सारी सिंगल लेयर होती है। फिर द इनर मोस्ट वी हैव टैपेटम। टैपेटम के अंदर ही आपका स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, और ये यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है ना, नीचे से फूड लेके आता है। सुना, देखो ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना ये आपका, और ऐसे यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है? यहाँ पे आपका ये एंथर है। तो ये फिलामेंट की जो ट्यूब आ रही है ना, ये फिलामेंट की ट्यूब यहाँ से कनेक्टेड होती है इस कनेक्टिव टिश्यू के पास से। नीचे से फूड आ रहा है क्योंकि यहीं पे लीफ है, लीफ फूड बना रही होगी, तो इस स्टॉक के थ्रू यहाँ पे फूड आएगा। और इसके कनेक्ट में डायरेक्ट कौन सी लेयर है कनेक्टिव टिश्यू के? टैपेटम है ना। तो ये फूड किसको देगी? टैपेटम को देगी, और टैपेटम उसको स्टोर करके रख लेगा। जब भी फूड की रिक्वायरमेंट होगी वो फूड देता रहेगा, क्योंकि टैपेटम के पास खुद से कोई किचन थोड़ी ना कि वो फूड बना रहा है। कनेक्टिव टिश्यू उसको फूड ला ला के देता है और वो स्टोर करके रखता है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने दे दिया, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये मल्टी लेयर में मिडिल लेयर, फिर आपका टैपेटम नरिशमेंट दे रहा है, और उसके अंदर ये आपके बन गए MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। एंड ये आपकी एक लेयर यहाँ पे आपके बनते हुए दिख रहा है पोलन ग्रेन। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं, ठीक है? हर एक स्पोरोजिनस का सेल है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है क्या बनाने की? टेट्राड बनाने की। हर एक मतलब एक PMC है अगर मेरे पास, एक PMC से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 1 मियोसिस। मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए आई रिक्वायर्ड ओनली 1 मियोसिस। इफ समवन सेज कि भाई मेरे को 100 माइक्रोस्पोर बनाने हैं, तो 100 माइक्रोस्पोर के लिए कितने मियोसिस कराने पड़ेंगे? चार्ट सेक्शन में बताओगे सब। 25 ना 25 डिवाइडेड बाय 4, उसको हमने 4 कर दे। वेरी गुड। ये तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो सबको पता होने चाहिए इसके बारे में, ठीक है? ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक जो होता है, मतलब ये ना जितने 4 माइक्रोस्पोर बने, 4 माइक्रोस्पोर से ही आगे 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि भाई चारों के चारों पोलन ग्रेन के अंदर कैपेबिलिटी है। ये शैली बताओ। मैम आपने क्वेश्चन क्या बोला था, एक बार रिपीट करना। मैंने क्वेश्चन बेटा ये बोला था कि
एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर विद द हेल्प ऑफ 1 मियोसिस। एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि हमारे पास 100 माइक्रोस्पोर है, तो 100 माइक्रोस्पोर के लिए कितने मियोसिस कराने पड़ेंगे मेरे को 100 माइक्रोस्पोर बनवाने के लिए? 4 माइक्रोस्पोर के लिए एक मियोसिस 25 मैम 25 कराएंगे। डिवाइडेड बाय 4 कर दिया उसको, है ना? वेरी गुड। विशाली मौन व्रत भी नहीं रखना है, डाउट्स पूछना है, साइलेंट रहना। मतलब एक होता है बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हो कभी कभी, तो उससे क्या होता है ना, आपका ध्यान ये रहता है कि मैम ने कुछ बोला, फटाफट से माइक ऑन करो, म्यूट करो, उसमें ध्यान रहता है। इट्स बेटर एनसीईआरटी साइड में खोल के रखो और नोट साइड में खोल के रखो। मैम जो बोलती जा रही है उसको समझो बहुत फोकस के साथ। डाउट आ रहा है, अनम्यूट करो और साइड बाय साइड डाउट पूछ लो अपना, बिल्कुल भी शांत नहीं रहना है, ठीक है? इससे आपका जो फोकस लेवल है ना वो बढ़ेगा। ट्राई करके देखो इसको, ज्यादा फोकस से आप लोग पढ़ पाएंगे। तो बोला ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी प्रोसेस को जब माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहा है, देखो टीएमसी से माइक्रोस्पोर बन रहा है, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं बोल रहा है, या फिर माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहा है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहा है। जहां पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन कहाँ पे हो रहा है? टीएमसी से माइक्रोस्पोर बनवाते टाइम, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि हम माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करा रहे हैं। बच्चे गलती क्या कर देते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो जाती है। बेटा चैट में बोल सकते हो, अगर डाउट है चैट में बोलो, अनलेस थम्स अप भेजते रहो, समझ जाऊंगी। लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार। लास्ट स्लाइड? यस मतलब पेज। अच्छा लास्ट पेज, ये था, देख ये देखना था। यस मैम। हो गया? यस मैम। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी बच्चों, पोलन ग्रेन के बनने के प्रोसेस को नहीं बोलते माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सिर्फ माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये बात ध्यान रखनी है, बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है। आता हमको सब कुछ है, एग्जामिनर का काम है हमें कंफ्यूज करना। अगर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ तभी नहीं होंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, हम कॉन्फिडेंट होंगे। क्यों बच्चों की इतनी इतनी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है? क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते, पढ़ के सब आता है। नेगेटिव मार्किंग ज्यादा पढ़ने से होती है, कॉन्फिडेंट पढ़ने से नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हुआ ही नहीं है कोई कॉन्सेप्ट तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट छोड़ के आ जाओगे। नेगेटिव मार्किंग से तो बच जाओगे ना एटलीस्ट। लेकिन आप पढ़ के सब कुछ गए हो, लेकिन स्ट्रांगली कुछ नहीं पढ़ के गए, तो सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी, सारे नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स उड़ जाएंगे। इससे बेटर अगर 4 ही चैप्टर आ रहे हैं 10 में से, तो 4 ही चैप्टर को स्ट्रांगली पढ़ के चले जाओ। उन 4 चैप्टर में से जितने क्वेश्चन है वो तो सही हो जाएंगे। चलो फिर, तो ये हो गया माइक्रोस्पोर एज ए फॉर्म, वो एक क्लस्टर में आ जाता है जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते हैं। जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है, डिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेशन मतलब समझते हो लॉस ऑफ वाटर, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, एंड वही वहां से डाइजेशन के टाइम पे रिलीज हो जाएंगे। पोलन ग्रेन कभी भी मेल गैमीट नहीं है, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमीटोफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े बच्चे को गैमीटोफाइट, फाइट मतलब बॉडी, जिस बॉडी के अंदर मेल गैमीट है। यस बताओ शरीफ। वो मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही मेल गैमेट पाए जाते हैं, वो भी एक के हाँ, अंदर 2। एग्जैक्टली, मेल पोलन ग्रेन गैमीट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आप हिबिस्कस का देखेंगे तो हिबिस्कस में आपको इजीली दिख जाएगा। अब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे पास अभी ये आपका टेट्राड की फॉर्म में है, हमने कैलोज लेयर को हटाया कैलेज एंजाइम के थ्रू, मेरे पास एक माइक्रोस्पोर बन के आ गया। ठीक है, इस माइक्रोस्पोर के अंदर हमारे पास लार्ज साइज के वैक्यूल्स डेवलप हो गए। अब वैक्यूल्स आ गए हैं तो बेचारा न्यूक्लियस साइड में चला जाएगा,
पेरीफेरी पे चला जाएगा। और जब न्यूक्लियस पेरीफेरल न्यूक्लियस होता है वहां पे एसिमेट्रिक न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, एसिमेट्रिक स्पाइनल फॉर्मेशन होगा, जिससे एक बड़ी सेल बन जाती है और एक छोटे वाली सेल बन जाती है। वेजिटेटिव सेल लार्ज सेल है जिसका काम होगा ज्यादा से ज्यादा फूड को स्टोर करके रखना। और जनरेटिव सेल्स छोटी सेल्स होती है, इसका काम होता है गैमीट्स बनवाना। अभी इसको हम क्या बोलेंगे, 2 सेल स्टेज बोलेंगे ना। यस मैम। ये अभी हमारे पास 2 सेल स्टेज है। इनकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है एक्साइन, बनी होती है किससे, इनर इज पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलके बनती है। सेलुलोज एंड पैक्टिन। पैक्टिन। द एरिया वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, लेट्स सपोज यहाँ पे है, दिस इज मैम आपने ये क्या लिखा है जनरेटिव सेल के नीचे? जंपर। गैमीट्स, ये गैमीट्स बनवाएगी, गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगी ना ये, यस मैम। और Okay. वेजिटेटिव सेल फूड स्टोर करके रखेगी। ठीक है, यहाँ से आपकी जर्म पोर, जर्म पोर कौन सी लेयर बनवाती है, एक्साइन या इंटाइन? इंटाइन लेयर बनवाती है। टाइम मैम, क्योंकि वहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। वहां पे स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, कोई एंजाइम कोई एसिड इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। स्पोरोपोलिन की वजह से ही इसको फोजल नेचर मिल जाता है, फोजल नेचर स्पोरोपोलिन की वजह से ही इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन जो होता है वो जनरली स्फेरिकल होता है, साइज याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके अंदर 2 लेयर्स, एक्साइन स्पोरोपोलिन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कलाई हो, कोई एंजाइम हो, कुछ इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। जहां पे एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर व्हिच इज नोन एज जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं एज अ फोजल्स, किसकी वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से। एक्साइन अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग पैटर्न और डिजाइन दिखाता है, यहाँ से भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। इनर लाइन इंटाइन जो कि थिन होती है और कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कहीं पे भी एब्सेंट नहीं है, ये पूरे पोलन ग्रेन को कवर अप करके रखती है। सेलुलोज और पैक्टिन से बना है। द साइटोप्लाज्म, जो पूरा पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड अप होता है। 2 सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, फूड रिजर्व करके रखते हैं। इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है, लार्ज इरेगुलरली शेप, जबकि जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है, स्पाइंडल टाइप से शेल दिखती है, स्पाइंडल शेप की। ठीक है, spindle shape with dense cytoplasm and a nucleus. Then the next one line, 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो आपके पोलन ग्रेन को शेड करते हैं कब, 2 सेल स्टेज में, मतलब इसी वाले स्टेज में 60%। लेकिन 40% ऐसे होते हैं जो कि 3 सेल स्टेज में। अब ये 3 सेल कैसे बनती है, जो जनरेटिव सेल है ना, इसके अंदर फर्दर माइटोसिस हो जाता है। जनरेटिव सेल के अंदर फर्दर माइटोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 2 गैमीट्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे ना आके यहाँ पे, और एक वेजिटेटिव सेल के अंदर है। कैसा नो? यस मैम। यस हो जाएगा। अटेंडेंस लगाना कितने बच्चे क्लास में अभी, आउट ऑफ द 61, हैंड रेज करके। फोर्टी 8। चलो, है ना, तो ये वाली चीज 60% 2 सेल स्टेज और 40% 3 सेल स्टेज, ये याद रखना है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन होता है बहुत सारी स्पीसीज में अलग अलग एलर्जीज कोज करता है, या फिर ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी शो कर सकता है, या इन सम पीपल्स ये आपका क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसके ऊपर भी बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम्पल पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास, जो कि इंडिया में आया था, कहाँ से इंपोर्ट होके आया था,
यूएस से। US पहले के टाइम में व्हीट जो था ना उसको हम यूएस से इम्पोर्ट कराते थे। पार्थेनियम आ गया था, अब उसको खाने वाला कोई प्रेडेटर नहीं था हमारे पास, कोई प्रेडेटर नहीं था, इस वजह से बहुत ज्यादा ये कोज हुआ था, जिसने पोलन एलर्जी कोज किया था। यूबिक्वेश का मतलब क्या होता है? नेम है क्या शैली? रिक्वायरमेंट रहती है नेम है। समझ नहीं आया, दोनों एक साथ बोल गए। अभी शैली बोलो, वैशाली फिर बोलना। मैम हम ये बोल गए कि पैरांथियम जो कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम है। हाँ, Spelling पार्थेनियम, है। पार्थेनियम साइंटिफिक नेम, कैरेट ग्रास कॉमन नेम। यस मैम। वैशाली आपका डाउट? मैम मैं ये बोल रही थी कि यूबिक्विटस का मीनिंग होता है लेस रिक्वायरमेंट। हैज बिकम यूबिक्विश इन Ubiquitous मतलब होता है abundant, यानी बहुत सारे अमाउंट में occurrence हो रही है उसकी। बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा, लार्ज अमाउंट में स्प्रेड हुआ। यस मैम, मैम जैसे हर जगह कहीं भी प्रेजेंट रह सकता है। यस मैम, जो हर जगह पाया जाता जैसे बैक्टीरिया होता है, हार्श से हार्श कंडीशन हो, कहीं भी हो, हर जगह मिल जाएंगे। मैम जैसे बोल देते हैं ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है या फिर मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। ठीक है, ओके मैम। डायग्राम याद रहेगा, ये कौन से डायग्राम में क्या क्या दिखाया हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, इस डायग्राम पे। सौम्या एनी डाउट? मैम मुझे ये चीज पूछनी है। पूछो। मैम मेरी आवाज रिपीट हो रही है। मैम मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। मैम फिर से रिपीट हो रही है आवाज। आप पूछो पूछो, मैं अपना माइक म्यूट करती हूँ एक सेकेंड। मैम मैं ये पूछ रही थी कि मतलब एनसीईआरटी तो हो जाती है, लेकिन मैम जैसे अवंती में और भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मतलब थोड़े बाहर से होते हैं, वो मैम कहाँ से पढ़े हैं? पीवाईक्यू वगैरह सब लग जाते हैं, एनसीईआरटी भी पूरी हो जाती है, बट कुछ स्टेटमेंट बेस या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी में भी नहीं होते हैं, वो देखो, कहाँ से? उसके लिए सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ। ये वैशाली का भी कंसर्न है, इसलिए हम सबसे मैं समझ गई। देखो, आप लोगों का कहीं पे भी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, मेजरली आप एक चीज खुद को जज ये किया करो कि आपके पेपर में जितने क्वेश्चंस आए वो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, अगर आपने ये वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, उसके अकॉर्डिंग आप ये मत सोच के चला करो कि मेरे मार्क्स कम रह गए। वो जस्ट बिकॉज अवंती ने ये बाहर से क्वेश्चंस क्यों देते हैं, उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ। वी जस्ट नीड टू चेक कि लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया, एनसीईआरटी बेस पूरा पढ़ा दिया, मैंने इंटेंशनली 2 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी डाल दिए, मैंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया वो क्वेश्चन, लेकिन अगर बच्चे वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं से चीटिंग कर रहे हैं, गूगल वगैरह करके कर रहे हैं, कर रहे होंगे ना। तो ये चीज चेक करने के लिए हम लोग थोड़ा पेपर को मॉडिफाई करके बना देते हैं, उसमें कुछ परसेंट 5% 10% तक बाहर से क्वेश्चंस डालते हैं, ताकि हम लोग ये चीज ट्रैक कर पाए कि कौन बच्चा जेन्युइन है, कौन बच्चा जेन्युइन नहीं। तो मैम उस केस में हमें क्वेश्चन करने चाहिए या छोड़ देने? नहीं, छोड़ देने चाहिए। आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना नीट की, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो ना, कभी भी वो आपको 100% नहीं मिलेगी। एंड एज वेल एज एलन हो गया, आकाश हो गया, किसी भी टेस्ट सीरीज में ऑफलाइन में भी देख लेना, 100% एनसीईआरटी बेस्ड कभी नहीं बनाते, क्योंकि वो बच्चों को पहले से प्रिपेयर करके चलते हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचाने का तरीका होता है वो। मैम वो लोग तो ओलंपियाड के भी मतलब वो टेस्ट सीरीज करवाते हैं ना, वो नीट वाले में भी ओलंपियाड वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें वो कराना होता है इसमें। वो करते थे क्योंकि बच्चों का ही चेक कर रहे होते हैं कि बच्चों के अंदर कितना पेशेंस लेवल है, क्या बच्चे नेगेटिव मार्किंग की तरफ जा रहे हैं। आदत डाल देते हैं बच्चों को अभी से कि भाई मेन नीट एग्जाम में जब आप बैठे हो ना, जब तक आपको क्वेश्चन 100% नहीं आता मत करो अटेम्प्ट। 60% बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुकता है। अगर नीट के पेपर से नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए ना, तो भाई बहुत बच्चे क्वालिफाई करेंगे। यस। तो ये सिर्फ ट्रिक्स होती है, अगर नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए एग्जाम से। क्या? सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इसीलिए करी जाती है ना, क्योंकि भाई जिस बच्चे का लक अच्छा है वो तो टॉप कर जाएगा, और जो बच्चा पढ़ के गया है वो नहीं कर पाएगा। लिखने वाला पढ़ने वाला का नुकसान है ना।
तो आप लोग पढ़ने वाले तो आप लोगों को ये हैबिट अभी से डलवानी होगी कि भाई जो पढ़ा है उसी पे जाओ, जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ाओ डायरेक्टली। एटलीस्ट जो आपने सही क्वेश्चन करे ना उनके भी मार्क्स कट हो जाते हैं उसके चक्कर में। यस मतलब आपको लगता है कि लक इज अ फैक्टर इन इट? बट मैम कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना कि गट फीलिंग आती है कि नहीं यार ये पढ़ा है तो यही तो होगा। उसमें क्या करना चाहिए, उसका काउंट मेंटेन करके चलना चाहिए, काउंट मेंटेन करके ही रखना चाहिए। वो सिखाऊंगी मैं आप लोगों को, सारी ट्रिक्स बताऊंगी एग्जाम से पहले। इवन जो आप लोगों का इस बार वाला ऑफलाइन टेस्ट होगा ना, उसमें आप लोगों को टाइम से लाइक 10 बजे मैं बुला लूंगी। एग्जाम जो है अराउंड 10:30 से स्टार्ट करेंगे, उस बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एंड टेस्ट आप लोगों का हो जाने के बाद 3 घंटे के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई एंड उनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। ओके मैम। ठीक है, स्पेशली यही सारी चीजें करने के लिए मैं आप लोगों के लिए आ रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सुना था कि ये सारे सेशंस जेई वाले बच्चों के हुए थे, क्योंकि हर्षित सर वहाँ पे थे। नीट वाले बच्चों के नहीं हुए, नीट वाले बच्चे एग्जाम दिए और निकल गए। आंसर भी बता देना मैम। बताऊंगी आंसर्स पे, आना एग्जाम में। मैम अच्छे से बता। बहुत अच्छे से बताऊंगी बेटा। यस मैम। चलो देखो, पॉलन ग्रेन जो होता है सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको टेबलेट्स की फॉर्म में बना के सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स के जैसे भी यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है भाई कौन सी कंट्री में किया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर किया जाता है पोलन टेबलेट्स को। इसकी टेबलेट्स भी आती है एज वेल एज इसके सिरप भी आता है, और इसकी क्रीम भी आती है। देखो डायग्राम इन्होंने फोटो में दिया हुआ है और लिखा हुआ नहीं है, तो एक बार क्वेश्चन में आ गया था ये। टेबलेट्स दिया हुआ है, सिरप दिया हुआ है, शेक दिया हुआ है, क्रीम्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है ये। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज एथलीट्स की परफॉर्मेंस, और रेस हॉर्सेस होता है इनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। इसके ऊपर भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आ जाता है पोलन की वाइबिलिटी के ऊपर। वाइबिलिटी का मतलब है कि भाई हमारा एंथर से पोलन ग्रेन निकल गया, तो निकलने के बाद उसको कितना टाइम लग रहा है स्टिग्मा तक पहुंचने में। लेट सपोज उसको 1 महीना लग रहा है पहुंचने में स्टिग्मा तक, तभी तो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो 1 महीने तक वो जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। वाइबिलिटी इज लाइक उसका लाइफ स्पेन। तो कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होता है जिनकी शॉर्ट वाइबिलिटी होती है, कुछ ऐसे होता है जिनकी लॉन्ग वाइबिलिटी होती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि जैसे कि कुछ सीरियल जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनकी पोलन ग्रेन सिर्फ 30 मिनट की होती है। इनका ये रहता है कि भाई 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा तक पहुंच गए तो फर्टिलाइज कर देंगे, अनलेस डेथ हो जाएगी, मतलब इनकैपेबल हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन करने के लिए। किसके मेंबर्स, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। याद करनी है फैमिलीज, RLS, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी। रोजेसी मतलब रोज प्लांट और दालें, और आपकी टमाटर, ऐसे याद रखना। दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। इनकी वाइबिलिटी कब तक होती है, महीनों तक होती है। पोलन ग्रेन को स्टोर करके भी रखा जा सकता है। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे। किसमें, लिक्विड। इसके ऊपर भी भाई नीट में बहुत क्वेश्चन आता है, फेवरेट है ये वाले पार्ट तो नीट का। लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में, इसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोल देते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे देखना क्रायो प्रिजर्वेशन, एक्सीटो कंजर्वेशन है एक। ओके मैम। उसको सीड बैंक्स में, पॉलन बैंक्स में रख देता है ताकि हम लोग उसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा पाए। क्लास में ये पूरा लेक्चर तो मैम मतलब पूरा चैप्टर तो कवर नहीं हो पाएगा। नहीं, पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा। उसके लिए देखो आज के लिए हम सिर्फ माइक्रो वाला रखते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस आप लोग होमवर्क में करोगे, पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस खुद से। ठीक है, और इसके बाद इसका मेन चीज बच जाता है पॉलिनेशन वाला। तो 2 टॉपिक्स आप लोग कर लेना इसके। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस कर लेना, और आप इसका कर लेना पॉलिनेशन, ये वाला पार्ट। फिर मैं आप लोगों को ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फिर इसके बाद सीड्स वगैरह वाला जो केस है वो करा के इस चैप्टर को हम कर लेंगे फिनिश। मैम एक बार इसका थोड़ा पॉलिनेशन वाला भी थोड़ा बहुत मतलब कि है ना मैम, इसका रिव्यू दे देना पॉलिनेशन वाला। मैम थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन रहती है। तो आप लोग पढ़ के आओगे ना, तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स हम लेंगे।
ओके मैम। मैम सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास, बेटा संडे में लूंगी मैं एक्स्ट्रा क्लास। एक्चुअली अभी ना मेरा क्या हो रहा है ना, एक टीचर लीव पे चल रहा है, तो उन टीचर्स की भी क्लासेस मुझे लेनी पड़ रही है एक्स्ट्रा वाली। मैम अभी आपने मॉर्निंग में क्लास नहीं ली ना आज या कल में? हाँ बेटा, वो इसीलिए